वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। शायद 3 के डिस्कशन होंगे इसमें, और जिन बच्चों के सेम हैं वो आंसर सारे देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, और जो सीबीएसई का जो आज पेपर हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, यानी कि जिसे फिक्की कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके बारे में उनके विचार आपको यहाँ पर बताने थे। ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं, मैं केवल एक लैंग्वेज में आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अगर जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने स्वराज के बारे में, मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, पूर्ण स्वराज, उसके बारे में अपने क्या विचार प्रकट करे, तो उस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना था। और मैंने मजदूर भी आपको प्रोवाइड किया था, उसमें था। अब इसका आंसर देख लो एक बार। देखिए बुक में तो यहाँ पर आपको यहाँ बता रखा था। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। ये रहा फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ, तो उन्होंने, उनके क्या विचार थे, उन्होंने जो है आयातित वस्तु को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। ठीक है, और उन्होंने आंदोलन में सहायता भी प्रदान करी। ठीक है, तो ये इसमें मेन बताना था। ठीक है, बाकी जो आपने मजदूर था उसमें भी देख लो, तो ये आप लिख सकते थे इसमें। ठीक है, मैंने बुक से भी दिखा दिया, बुक से भी आप उतार सकते थे, यहाँ से भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट था कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो पूरा बनाकर लिखने वाला था। ठीक है, तो इसमें जैसे आप ये लिख सकते हैं कि मेन जो आप बता सकते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज करके, जो केमिकल निकल रहा है ना इंडस्ट्री से, उसको न्यूट्रलाइज करके, मतलब उदासीनीकरण करके। ठीक है, और या उनका जो प्रदूषण निकलता है ना, जो लिक्विड प्रदूषण निकलता है, उसको नदियों तालाबों में ना डालकर, ठीक है, और उसका दोबारा से रीयूज़ करके अगर हो सके तो। ठीक है, इस तरीके से इसको तो बना के आपको लिखना था। जैसे अगर नदी में बहाने से पहले आप उसका उदासीनीकरण कर दें, ठीक है, या उसको पानी में डालने से रोकें। ठीक है, इस तरीके से। फिर है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। इसने बोला कि जो रॉ मटेरियल के बेस पर आपको उसको बांटना है। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित। ठीक है, तो किसानों से कच्चा माल लेते हैं वो कृषि आधारित, और खनिज जो ज़मीन से कच्चा माल निकालते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो इसके उदाहरण ये दे रखे हैं। ठीक है, कृषि में सूती वस्त्र, रबड़, चीनी आ जाएगा, इसमें सीमेंट, मशीन, औजार आ जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद बोला गया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज, मतलब इसका इंग्लिश में बता दूं कि एग्रो बेस्ड होता है और मिनरल बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दल में क्या अंतर होता है। देखो, जो पावर में होती है, जो गवर्नमेंट को रन कर रही होती है, जो सरकार को चला रही होती है, जो रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई कर रही होती है, वो तो सत्तारूढ़ होती है। और जो ऑपोजिशन, मतलब पार्टी किसे कहते हैं, जो पावर में नहीं होती है, जो पावर में होती है, उसकी कमियों को, ठीक है, उसके अंदर की जो लिमिटेशंस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो, या उनके अंदर जो गलत चीज़ें देखती हैं, वो पब्लिक तक पहुँचाती है। जनता की बात जो है वो सरकार तक रखती है। ठीक है, ये भी बनाकर लिखने वाला था। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघा ने किस प्रकार की ऋण सोच से कर लिया। तो देखो यहाँ पर जितना भी सब दे रखा है, ये सारा का सारा औपचारिक बता रहा है। औपचारिक मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल लिखना था बच्चों आपको। ठीक है, औपचारिक, फॉर्मल, क्रेडिट इंग्लिश में, और हिंदी में आपको जो है औपचारिक ऋण लिखना था। ठीक है, फिर यह पूछा गया कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ क्रेडिट गिवन इन द सोर्स, मतलब कौन कौन सी ऋण की शर्तें थी इस सोर्स में। तो आप बता सकते थे कि रेट क्या होगा, जो मेथड क्या होगा, कैसे चुकाने के, अमाउंट कैसे चुकाई जाएगी। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, ऋण की शर्तें आपने पढ़ा होगा, ब्याज की दर, समर्थक ऋण आधार, तो ये भी उसने गिरवी भी रखवाया था। आवश्यक दस्तावेज, भुगतान प्रक्रिया, ईएमआई, तो भुगतान, देखो उसके अंदर जो यूज़ हुआ था, एक तो ये हुआ था कोलेट्रल हुआ था। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी बता सकते थे। अब आगे देखते हैं। फिर है कि बैंक कुछ एक उधार लेने वालों को ऋण क्यों नहीं देते, मतलब कुछ कोई उधार क्यों नहीं देते। क्योंकि आप ये लिखेंगे कि जैसे जो बैंक है ना, वो, उनको जो लोग हैं वो कोलेट्रल जो है वो नहीं दे पाते, समर्थक ऋण आधार नहीं दे पाते। ठीक है, गारंटी नहीं दे पाते 2% की। ठीक है ना, और मतलब ऋण की जो शर्तें ना, जो कंडीशन ऑफ लोन होती हैं,
ये कैरेट होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो 2-3 पॉइंटों में ऐसे आपको बता के इसमें लिख देना। 3 नंबर के तो 3 पॉइंट आपको बता देने थे, ठीक है। उनके बाद मतलब आप बता देना उनके पास ज़मीन के जरूरी कागज़ नहीं होते, मतलब और 2 पर्सन की जैसे गारंटी चाहिए होती है लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो नहीं हो पाती उनके पास, ठीक है। या आप ये बता सकते हैं कि उनके पास जो है गिरवी रखवाने के लिए कोलेटरल के रूप में कुछ नहीं होता है, ठीक है। और कागजी कार्रवाई काफ़ी लंबी होती है, तो या उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है, तो औपचारिकता के चक्कर में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो लोन जो है नहीं ले पाते। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। फिर है स्वयं सहायता समूह के कार्यों को बताइए। तो देखो इसमें 15 से 20 लोग होते हैं, वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और धनराशि इकट्ठा करके एक दूसरे को उधार के रूप में प्रदान करते हैं। ये बैंक में अपना खाता खोल के बैंक से सहायता ले लेते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ठीक है, SHG कहते हैं। आप एक बार आंसर इसका देख लो। देखो लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते थे, ये मस्ट डू से सेम ही आया। देखो मेन है NCERT, SST के लिए तो बच्चों हमेशा NCERT करो, उसको डीपली करो, लेकिन फिर भी क्या है बच्चों को क्वेश्चन आंसर में लर्न करना ज़्यादा इजी रहता है, तो फिर सैम्पल पेपर्स मस्ट डू जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं सपोर्ट मटेरियल, उसकी हेल्प लो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी थॉट एंड द नोशन ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल ऑफ असम। मतलब यहाँ पे ना असम के अनुसार जो लोगों के जो विचार थे ना स्वराज को लेकर, वो क्या थे, मजदूरों के। मतलब देखो यहाँ पर असम लिखते तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो जबकि यहाँ मजदूरों का था वो असम से रिलेटेड था। कि आपको पता ना बगान की, ये यहाँ पर कौन से मजदूर थे, बगान की, जो असम की जो घटना थी वो बगान से रिलेटेड थे। तो जिन्होंने बगान के बारे में लिखा था ना कि बगान के लोग ये सोचने लगे कि भाई अब हमें जो बगानों में काम नहीं करना पड़ेगा, हम अपने जगह वापस जा सकते हैं, वहाँ पे हमें हमारे खेत वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वो था, ठीक है। तो देखो ये बगान का था, ठीक है, जो असम से रिलेटेड ही था पूरा, तो आपको ये बताना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में ये है कि राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। देखो अगर पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी तो डेमोक्रेसी जो है वो और डेवलप्ड होगी, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा और हर पार्टी जो है वो अपने जो है ना बताएगी कि हम दूसरे से कैसे बेस्ट हैं। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों का भी जो है डेवलपमेंट अच्छा होगा, लोगों की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि अगर कोई पार्टी अच्छे से काम नहीं करेगी तो लोग दूसरी पार्टी को जो है चूज़ कर सकते हैं। बाकी अब इसका आंसर एक बार देख लो। देखो कुछ पॉइंट्स तो इसमें कवर हो जाएंगे, मतलब राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी बच्चे ने लिखा तो उसको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। बाकी और थोड़ा सा देखो ये है राजनीतिक दलों का उदय, ये बुक से क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 6 में, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सब बताना था, ठीक है। बाकी जरूरत वाला लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। इसे पॉइंटों में लिखना था अगर फुल मार्क्स सबको चाहिए थे, ठीक है। तो मैं एक ही लैंग्वेज में अभी अवेलेबल करवा पाया हूँ, ठीक है, इसी में रह पाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे हैं बाद में, जो फ्यूचर के बच्चे हैं। चलो आगे देखो। उसके बाद है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र समाज की जरूर शर्त है। देखो अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ जनता द्वारा जनता की जनता पर राज करते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को भी पूरी वैल्यू दी जानी चाहिए। तो ये भी बना कर लिखने वाला था, क्योंकि आधी जनसंख्या जो महिलाओं की है उसके बिना देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उनकी भी गरिमा उनका सम्मान पूरा बहुत होना ज़रूरी है। तो इसे ये बहुत आसान था, पॉइंट्स में बनाकर लिखने वाला था। बाकी थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको मैंने दिखा देता हूँ, ठीक है। बुक में था एक क्वेश्चन ये, ठीक है, ये यहाँ से आंसर स्टार्ट है, अभी इसका आगे का पार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप हेल्प ले सकते थे, समझ सकते थे। उसके आगे ये वाला है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बुक का पेज भी दिखा देता हूँ। ये बुक का पेज था, इसमें पूरा महिलाओं के बारे में, यहाँ पे पूरा सम्मान वगैरह के बारे में बता रखा था। तो पॉइंट्स में लिखना था, ज़्यादा एक टफ क्वेश्चन नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये दोनों में से एक करना था आपको 9th क्वेश्चन में, कि भारत में लोकतंत्र में समान स्थिति और समान अवसर के दावों को मजबूत किया है कैसे। देखो अगर सबको समान अवसर मिलेंगे, समान स्थिति होगी तो देश आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि लोकतंत्र कहते हैं कि जनता के द्वारा जनता की जो निष्ठा जनता पर राज करे। तो ये भी बनाकर लिखने वाला है। थोड़ा सा जैसे बुक से इस पेज की आप हेल्प ले सकते थे, ठीक है, मतलब इसमें से आपने पढ़ा होगा तो इसको बना के लिखने वाला था, ठीक है। बाकी का आगे का आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के एक पावर है, कैसे पावर है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना था। देखो आंसर। तो बच्चों ये प्रौद्योगिकी का बुक से ही था, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ के नहीं समझाऊंगा,
बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी बढ़ गया। ऐसे बना बना के आपको इसमें लिखना था। एग्जाम्पल अगर कुछ बताना तो आप यहाँ से बता सकते थे। इंटरनेट वगैरह आ गया है, काम बहुत आसान हो गया है, ठीक है। सेविंग कर दी है, लेकिन नुकसान अगर पूछेगा तो वो बता देता, लेकिन इसमें बेनिफिट बताने थे। उसके बाद जो है आपसे ग्लोबलाइजेशन का ये तो बहुत इजी पूछ लिया था कि यहाँ पर जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता। तो इसमें आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने थे। ग्लोबलाइजेशन है ना, वैश्वीकरण, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों बताने थे। आप बोलते थे जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और लोगों को अनेक प्रकार के ऑप्शन मिल गए, अच्छी क्वालिटी का माल सस्ते रेट पर मिलने लग गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ, हमें दूसरों के थॉट्स जानने को मिले, ठीक है। और पूरे विश्व में एकता आई, और जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो वर्ल्ड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होते जैसे कोरोना हो गया, तो उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नुकसान बता सकते हो कि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है उसको डैमेज कर दिया। देखो जैसे पॉइंट है, थोड़ा सा हो सकता है ब्लर नज़र आ रहा हूँ, तो ये जैसे ये है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ 6 पॉइंट लिखे हैं, तो आपको मैंने वैसे बता दिए हैं अपनी लैंग्वेज में भी, ठीक है। आप पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करना, जैसे रोज़गार प्रदान करना, लोगों को जीवन स्तर ऊँचा करना, ठीक है, तकनीक का प्रदान करना, ठीक है, लोगों को जीवन आरामदायक बनाना। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट आप बता सकते थे, ठीक है। देखो जब प्रभाव बोला होता तो फ़ायदे नुकसान दोनों बताने से, तो नुकसान भी बताना, ठीक है। समझ में आ गया। छोटे छोटे उद्योग इससे जो है तहस नहस हो गए, ठीक है। और लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी लोग वो भी खरीदने लग गए। उसके बाद देखो पैसेज है, ठीक है, 11वें नंबर पे। तो 11 नंबर पैसेज है कि राष्ट्र के प्रति लोगों की क्या समझ थी, मतलब पहले लोग क्या सोचते थे राष्ट्र के प्रति, ये लिखना था आपको आंसर, कि वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से प्रभावित होती, पहले ये सोचते थे। फिर कह रहे कि आधुनिक राष्ट्रीयवाद का विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर किस प्रकार जुड़ा था। ये जो आधुनिक राष्ट्रीयवाद का विकास है ना, उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे तौर से किस प्रकार जुड़ा था। तो इसमें आपको बताना था कि उनमें राष्ट्रीय की अभी दिखाता हूँ यहाँ पर, ये औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। इसमें एक तो आप ये बता सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना पैदा हुई, ठीक है। और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो है ना, राष्ट्र खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे, ये बताना था, ठीक है। और भारत के लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना किस प्रकार विकसित हुई। तो इसमें भी यही था कि जैसे उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया, मतलब यही इसमें भी बता सकते थे आप, ठीक है। मतलब मेन इसमें ये था, दूसरे के लिए, तीसरे के आंसर के लिए ये, ठीक है। बाकी इससे आप इंग्लिश में आप ये देख सकते हैं कि ये बोला व्हाट वाज द पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन। तो इसमें आपको ये बताना था कि लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग थी। लोग शुरू में सिर्फ ये सोचते थे कि वो कौन है और किस तरीके से उनकी आइडेंटिटी है। और उसके बाद ये है ना कि ये जो ग्रोथ है मॉडर्न नेशनलिज्म की, तो कैसे हुई, तो उन्होंने जो है अपनी जो है ना, तो ये आपको ये इसमें बताना था ये वाला। और उसके बाद जो है लास्ट में किस तरीके से हुआ, तो आपको वो किस तरीके से सबके साथ उनको दबाया जाता, सप्रेस किया जाता, ये इसमें बताना था ये, जिसके से एकजुट हो गए, ठीक है। बाकी अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखा है तो टीचर को मार्क्स इसमें देने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट ये 12वां था, तो पर्यटन के महत्व को बताना था। तो आप बता सकते हैं कि ये राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, स्थानीय हस्तकला संस्कृति को उद्यमों को श्रेय देता है, ठीक है। इंग्लिश में आप बता सकते थे ये कि जो टूरिज्म है वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है हैंडीक्राफ्ट को, कल्चर परस्यूट को। फिर बोला कि एग्जांपल दीजिए हेरिटेज टूरिज्म का, तो आप इसमें बता सकते हैं कि म्यूज़ियम में जाना, मॉन्यूमेंट को देखना, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको ये बताना था म्यूज़ियम, क्योंकि विरासत में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे जो आप देखते हो ना बहुत बड़े म्यूज़ियम बने हुए हैं, बहुत बड़े जो है इमारतें बनी हुई हैं, तो वो सब क्या है, हमारे विरासत है, हमारी विरासत तो है, ठीक है ना, हमारा जो कल्चर हेरिटेज है ये सब। तो इसमें आपको विरासत में बता देना था, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा कि भारत में पर्यटन में सुधार के लाभों का आंकलन करो। देखो मतलब कैसे सुधार होता है, देखो सुधार हुए तो पर्यटन उद्योग बढ़ा है, 150 से अधिक लोगों को जो है वो नौकरी मिल रही है। तो इस तरीके से इसमें आपको बताना था। ये कह रहा है कि भारत में ना पर्यटन में सुधार के लाभों का आंकलन कीजिए। जब पर्यटन में सुधार हो तो उसके लाभों का आंकलन करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप बता रहे हैं किसका बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारे देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने को मिला है आप देख सकते हैं, 150 लाख से अधिक लोगों को मिला है। तो इस तरीके से इसमें बताना था। फिर उसके बाद जो है ये बोला है कि रामागुंडम ताप्तीय
जो संयंत्र है ना वो कहाँ पर है। तो ये वाला जो संयंत्र है ना, अच्छा उससे पहले जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, तो इसका आंसर कलकत्ता था, ठीक है। और इसका जो है रामगुंडम का तेलंगाना, और ये पुणे नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। और चेन्नई जो है ना, चेन्नई ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। एक बार इंग्लिश में सुन लो, जो आपका ये है यहाँ पर आपको जो मैप में भरना था वो कलकत्ता था, और ये आपका तेलंगाना, और ये आपका जो पुणे वाला है ना, पुणे वाला ये महाराष्ट्र में, और जो चेन्नई वाला वो तमिलनाडु में। तो इस तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। कैसा रहा आप वीडियो में कमेंट करके जो बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट।